If you want to pursue MSc, PhD, and assistant professor as a career, then this video is for you. Welcome to Agri and Beyond with Aditi YouTube चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ASRB एग्जाम के थ्रू ICAR इंस्टीट्यूट में हम एज एन ARS, SMS और STO एंटर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ टू परस्यू MSc, हाउ टू परस्यू PhD इन इंडिया एंड इन अब्रॉड, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, एग्जाम्स आप कौन कौन से दे सकते हो, कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ASRB नेट का क्या रिलेवेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट का क्या स्टेजेस रहती हैं, स्कोर कार्ड की क्या रिलेवेंस है, क्या क्या पैरामीटर्स जनरली इंस्टीट्यूट्स देखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ AP, और क्यों आपको इमोशनली रेजिलिएंट होना पड़ेगा, क्यों आपको बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा इफ यू आर थिंकिंग टू डू अ PhD और इफ यू वांट टू बी AP, बिकॉज इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए स्टूडेंट का अक्सर मेरे पास कॉल आता है कि MSc के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। मेरा ऐसा मानना है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसमें आपका स्कोप ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानती हूं, बाकी चॉइस आपकी है। अब बात करती हूं कि आप MSc को कैसे परस्यू कर सकते हो, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। तो बेसिकली 3-4 तरीके के एग्जाम आप दे सकते हो। सबसे पहले आता है ICAR PG का। इसमें उन इंस्टीट्यूट में, उन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है जो ICAR एक्रीडेटेड हो। 20 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। और अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो फिर आपको JRF मिलती है 12,640 रुपीज अलॉन्ग विद कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ 6,000 रुपीज। और अगर रैंक पीछे है और आप एलिजिबल हो तो आपको NTS भी मिल सकती है। बात करूं CUET PG की, तो इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं जैसे BHU हो गया, विश्व भारती हो गया, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे एग्रीकल्चर साइंसेज, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंसेज, सारे नहीं है और इसमें कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। बात करूं अगर स्टेट लेवल एग्जाम्स की, या यूनिवर्सिटीज अपनी अलग अलग भी कराती है, उसमें डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे जीबी पंत में आपको ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है, सबको नहीं मिलती है जो भी उस एग्जाम को क्लियर करता है। ऐसी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। बात करूं कि आप MSc को अब्रॉड में कैसे परस्यू कर सकते हो, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती है आपका GRE, IELTS और TOEFL क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग है। GRE आपको US और कनाडा में जरूरत हो सकती है और IELTS यूरोपियन कंट्रीज में। फिर आपका एम होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटीज में देखो कि कोई वैकेंसी है, किसी प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी है, या लिंक्डइन में आप उन प्रोफेसर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी अपनी वैकेंसी डालते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट में कोई वैकेंसी हो तो। और फिर आप उनको ईमेल कर सकते हो या पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू। कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और स्कॉलरशिप्स भी हैं जैसे डैड जर्मनी, ऐसे ही फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स के लिए भी होती है। तो बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बात करूं PhD की, तो PhD में स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम तो होते ही हैं, यह यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कराती है। इसके अलावा ICAR SRF का एग्जाम होता है। इसमें अगर आपकी रैंक अच्छी आई तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा फॉर इनिशियल 2 years, उसके बाद बढ़ जाता है। लेकिन इसमें NTS वाला कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन स्कॉलरशिप के बहुत सारे बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप UGC JRF के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के थ्रू,
अगर आपका रिसर्च प्रपोजल में किसी प्राइवेट कंपनीज के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो पीएमआरएफ मिल सकती है। एमएससी में अगर अपने बैच के टॉपर रहे हो तो इंस्पायर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज भी देती हैं, जैसे बेयर हो गई, उनका भी एक प्रोग्राम है पूरा। टाटा वालों का भी प्रोग्राम है। बात करूं पीएचडी अब्रॉड में तो सेम प्रोसीजर रहता है, बट पब्लिकेशंस आर मस्ट। पब्लिकेशन इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स आर मस्ट। खैर ऐसे भी मेरे बैचमेट्स हैं जिनका बिना पेपर्स का हुआ है, बट इट डिपेंड्स, चांसेस आर वेरी रेयर। अब बात करती हूँ एपी के लिए आप तब एलिजिबल होते हो जब आप एमएससी के बाद एएसआरबी नेट क्लियर कर लेते हो। और जो मैंने गलती करी थी, मतलब मेरा 2019 में एएसआरबी नेट क्लियर हो गया जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद पीएचडी ज्वाइन करी। और पीएचडी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि पीएचडी के बहुत ज्यादा नंबर होंगे तो मैं एलिजिबल होंगी, या मतलब मैं इंटरव्यू तक पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, या अवेयरनेस भी नहीं थी। अवेयरनेस एक मेन रीजन था कि भाई मतलब, और दिमाग में क्लिक भी नहीं किया कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके एटलीस्ट पता लग जाएगा कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता कैसे है। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्रोनॉमी में स्पेसिफिकली बात करूं तो एक पोस्ट के लिए 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है। और पोस्ट रेगुलर नहीं आती हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स। और नॉट मैनी पोस्ट, 1 2 3 ऐसे। तो ये चीज है। तो मेरा यही सजेशन है सबको कि अगर आपका एएसआरबी नेट क्लियर हो गया है तो अप्लाई करो यूनिवर्सिटीज में। देखो कि वहां का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, पेपर कैसे आता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप एग्रोनॉमी में दे रहे हो और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर एग्रोनॉमी के लिए है तो पूरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आए। उस स्टेट का कुछ भी आ सकता है। हमारी सोच कहां तक जाती है कि वेराइटीज आ जाएंगी, इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, बट कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उनकी लैंग्वेज में, उनकी स्टेट की लैंग्वेज में मिट्टी को क्या कहते हैं, कौन सा रिसर्च स्टेशन किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए उन्हें प्राइज दिया गया है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैटर्न पता लगेगा। उससे पहले जो तुम्हें सबसे पहले पता लगेगा वो ये है कि स्कोर कार्ड में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस होता है एप्लीकेशन, फिर होता है स्क्रीनिंग राउंड, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रेजेंटेशन, 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो स्कोर कार्ड और इंटरव्यू वाली जो स्टेज है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसमें उसके मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले काम केएसआरबी नेट के बाद आप अप्लाई करो, आपको पता लगेगा कि स्कोर कार्ड कैसे होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। और दूसरी बात आपको ये पता लगेगी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि जब तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे। तो ये चीज है। स्कोर कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके बीएससी के मार्क्स, एमएससी के मार्क्स, पीएचडी के मार्क्स, अगर आपकी कोई फेलोशिप लगी है, जेआरएफ, एसआरएफ, कोई गोल्ड मेडल है, तो ये इनके नंबर होते हैं। फिर और किसके नंबर होते हैं, आपका नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड है, कोई मेडल है, कोई स्कॉलरशिप है, कुछ भी है, सबके नंबर होते हैं। पब्लिकेशंस मैटर करती हैं। 5 रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस होनी चाहिए हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि उसके आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। अगर आपके जितने इम्पैक्ट फैक्टर की होगा उतने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे। इसके अलावा पॉपुलर आर्टिकल, बुक चैप्टर्स, कॉन्फ्रेंसेज में जो पेपर्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके नंबर होते हैं। रिव्यू पेपर के मैंने नहीं देखे अभी तक, जहां जहां मैंने अप्लाई किया वहां तो नहीं थे। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें कि आपने रेडियो प्रोग्राम कितने किए हैं, टीवी प्रोग्राम कितने किए हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस पे आप कोऑर्डिनेटर थे। एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का भी कर सकते हो, अदरवाइज रिसर्च फेलो हो गया, YP1 YP2 हो गया, आरए की हो गई, तो इसके एक्सपीरियंस काउंट होता है।
तो ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी जब आप अप्लाई करोगे एसआरबी नेट के बाद। और रियलिटी में बता दूं कि जब आप ये एसआरबी नेट के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये भी रियलिटी दिखेगी कि भाई कंपटीशन बहुत है। दूसरी चीज, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपका एफर्ट, अपना स्कोर कार्ड। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं होता, बहुत ज्यादा अदर फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक फैक्टर ये है कि आपको नहीं पता कि जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट हुए हैं उसमें और लोगों ने कैसे परफॉर्म किया, तो वो भी एक पॉइंट होता है। और पोस्ट आती हैं 5 ईयर्स के बाद, 9 ईयर्स के बाद, 1 या 2 पोस्ट। तो पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि पीएचडी हुई और आपकी जॉब लग जाए, नहीं होगा ऐसा। और जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम हो गया, आप थोड़े डिससेटिस्फाइड। तो ये चीज है कि रियल जो स्ट्रगल है वो आपका पीएचडी के बाद होता है। पीएचडी तक तो ये रहता है चलो हमारी पीएचडी चल रही है, उसमें भी है बहुत हाइज एंड लोज आते हैं, लेकिन जो रियल स्ट्रगल होता है वो आफ्टर पीएचडी। उसमें क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं प्राइवेट में एपी लग जाते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी प्राइवेट का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं करती है। वो बात अलग है कि अगर आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो इट डजेंट मैटर फॉर यू टू गो इन गवर्नमेंट और टू गो इन प्राइवेट, या आपका एंड गोल कुछ और है तो इसलिए आपने प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया फॉर अ टाइम बीइंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज what generally students does, like they'll go for either SRF senior research fellowship, YP1 young professional 1, young professional 2, और RA रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट की वैल्यू होती है, वो वैल्यू ये है कि अगर आपने शायद आई थिंक 6 या 7 ईयर्स की सर्विस कर ली तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये चीज है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।